शीर्षक है संझा। ब्रैकेट भाग्य। टॉलस्टॉय। तुम लोगों में से कोई बुढ़ा कह गया है कि दुख कई तरह के होते हैं। खालिस बकवास। दुख एक है, बिछड़ना। धन हो कि स्वास्थ्य हो कि अपने लोग, इन तीन से बिछड़ना। तो करोड़ों साल से एक ही तरह के दुख और एक ही तरह से दुखी लोगों को देखते देखते मेरा मन ऊब गया था। मैंने इस बार एक नए तरह का दुख रचा है। आओ तुम्हें दिखाता हूं। क्या तुम लोग दूसरे के दुख में मजा नहीं लेते? दाई से पेट छिपाते हो बे। ब्रैकेट बंद। रहमान खेड़ा गांव के लोग नदी के तीर बसते चले गए। इस तरह 4 गांव बन गए, बंजरपुर, सुरसीभान, गुलरपुर और रहमान खेड़ा तो पहले से था ही। चारों गांवों को मिलाकर कुल 100 घर होंगे। यह इलाका 3 तरफ पठार, एक तरफ सिचली नदी और चारों तरफ बेर के जंगलों से घिरा है। यहाँ न तो कारखाने लग सकते हैं, न जमीन में पैदावार है, न बिजली परियोजना बैठाई जा सकती है। इसलिए यह इलाका गरीब है, बेदखल है और स्वायत्त है। चारों गांवों में एक परिवार ही बढ़ई, एक धोबी, एक दर्जी, एक लुम्हार, एक कुम्हार है और एक ही वैद्य जी हैं। वो चौगावा के सबसे इज्जतदार आदमी हैं, इसीलिए इज्जत उतारने के लिए उन्हीं को चुना गया है। इन्हीं वैद्य महाराज के घर 8 वर्ष बाद संतान जन्म ले रही है। ये बच्चे की मूड़ी बाहर निकली, चेहरा, पेट, नाभि। वैद्य जी ने सांस रोक ली। लड़का है कि लड़की? वैदाइन पूछ रही हैं, लड़का है कि लड़की? एक चीख निकलने से पहले वैद्य जी ने दोनों हथेलियों से मुंह दाब लिया। रात बिरात कोई दरवाजे पर ठाड़ होगा तो सुन लेगा। पूत है कि धिया, बोलते काहे नहीं? वैदाइन पूछ रही हैं। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? पता नहीं। सौरी के दरवाजे पर रखी बुर्सी के गोईठे से भभका उठा। सपनों के कपाल क्रिया की चिरायत गंध कोठरी में भर गई। संतोख रखो वैदाइन, 8 बरस बाद कोई पानी को पूछने वाला तो आया। आज वैद के काटने से वैदाइन की नाल खींच रही थी, लेकिन वैदाइन को दर्द का भान नहीं हो रहा था। सुबह चौगांव रंग में था। बेटी सतमासा भई है तो का, वंश तो आगे बढ़ा, परती धरती का कलंक तो छूटा। हलवाई बैठाना पड़ेगा वैद्य जी, खुशी का मौका है। छठी बरही दोनों दिन वैद्य जी को न्योतना पड़ा। गांव भर बेटी को गोद में खिलाने की हट पर अड़ा था। वैद्य जी ने सबके प्रेम का सत्कार करते हुए हाथ जोड़ा और कहा, सतमासी लड़की बहुत कमजोर है, बाहर निकलने पर हवा बतास लग जाएगी, 2-4 रोज ठहर जाइए। ब्रैकेट। वैद वैदाइन दोनों ने अपनी बेटी का नाम रखा है संझा। रात और दिन दोनों का मिलन है इनकी बेटी, इसलिए वह सिर्फ दिन और सिर्फ रात से अधिक पूर्ण पहर है। ब्रैकेट बंद। संझा के जन्म से पहले वैदाइन दिन भर घर से बाहर रहती थी। वैद्य जी के पूछने पर कहती, हवा खाओ नहीं तो दवा खाओ। अब वैदाइन ने अपने को एक कोठरी में समेट लिया था। एक कोठरी से काम नहीं चलेगा वैदाइन। संझा ठेहुन ठेहुन चलेगी तो जगह चाहिए। वैद्य जी ने पिछवाड़े के खेतों को घेरते हुए जेल जितनी ऊंची चहारदीवारी खड़ी कर दी। भला किया आपने वैद्य महाराज, मैं रोज पानी छिड़क दूंगी, घर ठंडा रहेगा, सोंधी गंध उठेगी। वैदाइन ने लंबी सांस भरी। खुली हवा की सांस जैसे मिले कि ना मिले। सियार चाहे भेड़िए दीवार पर चढ़कर भीतर कूद आएंगे वैदाइन, हमारी बेटी को उठा ले जाएंगे। आंगन के ऊपर और घर की खिड़की में वैद्य जी ने जाली लगवा दी। ठीक महाराज, मैं इस पर लतर फैला दूंगी, हमारी बेटी के साथ साथ ये लतर बढ़ेगी। वैदाइन ने जी भर खुले आसमान को जैसे आखिरी बार देखते हुए कहा। सखिया सहेलिया वैदाइन को संदेशा भिजवाती कि छौड़ी के जन्म के बाद तुम गर्वीली हो गई हो वैदाइन। वैदाइन बिना मन के सखियों से मिलने के लिए बाहर निकलती। बिटिया को काहे नहीं लाई, हमने उसे देखा तक नहीं। सबके पूछने पर वैदाइन कहती, संझा शुरू के साल द्वार पर ना ही निकले ना, ए नाते बड़ी सुकुआर है। आपके पास हम 2 घड़ी बैठ भी ना पाते। फिर सतमासा के नाते बड़ी कमजोर है, इसीलिए साथ नहीं लाए। ब्रैकेट भाग्य। मैं चाहता था कि संझा को प्रेम न मिले, जिससे वो किसी को प्रेम दे भी न सके और हर तरह से बंजर रहे। लेकिन कोई बात नहीं,
सतरंगा संसार देख लेने के बाद आंखों की रोशनी छिन जाए तो जन्मांध से अधिक पीड़ा होती है। ब्रैकेट बंद। चहारदीवारी में बंद बैदाइन पीली पड़ती जा रही थी। मेरी संझा का क्या होगा वैद महाराज, मेरी संझा का क्या होगा वैद जी। वह संझा को गोद में लिए यही रटती रहती थी। ब्रैकेट भाग्य। कितना भी पढ़े हों, परीक्षा में सफलता का तनाव लेने वाले फेल हो जाते हैं। ब्रैकेट बंद। 3 बरस की संझा सो रही थी कि माँ सोई है। वह माँ की बाह पर लेट गई। बैद जी बड़बड़ा रहे थे, बैदाइन धोखा दे गई तुमने भंवर में साथ छोड़ा है बैदाइन। बस कहने को बैद महाराज, कहने को संझा रानी, मन में न मेरी चिंता थी और न बेटी की। बेटी की चिंता, रात में चिता नहीं जलती, नरक मिलता है। लेकिन कल सुबह बैदाइन को जलाया तो संझा को किसी के पास छोड़ना पड़ेगा। गांव वाले बेटी को शमशान नहीं जाने देंगे। जो जिंदा है पहले उसे देखना है। उसी समय बैद जी ने बैदाइन को महावर सिंदूर लगाया, लाल साड़ी में लपेटा, खटिया पर बांधा, सोई हुई संझा को कंधे पर लादा, एक हाथ से खटिया घसीटते हाँफते शमशान पहुँचे। सुबह गांव वालों से कहा, ब्रह्म मुहूर्त में 1 घड़ी के लिए मुक्ति का पुण्य योग बन रहा था। आप लोगों का इंतज़ार करता तो वो पुण्य योग चला जाता, इसीलिए राधे के वक्त जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। ब्रैकेट भाग्य। अच्छे भले पिता को, अच्छे भले बच्चे को तो पिता संभाल नहीं पाते। संझा तो अब भेद खुलने ही वाला है। वो लोग भी दाहिनी पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। ब्रैकेट बंद। बैद जी मुँह अंधेरे उठ जाते। बेटी को बुकवा तेल मलते, नहलाते धुलाते। बेटी की इलास्टिक लगी कच्छियाँ उन्होंने मोरी में बहा दी थीं। बैदाइन की कुछ सूती साड़ियों से लंगोट बना लिया था। सूने घर में भी बेटी को लंगोट पर पैजामे, फिर लंबी फ्रॉक पहनाते। थुलथुल बैद जी बेटी के साथ बड़े से आंगन में दौड़ दौड़ तक कर खेलते, जिससे वो थक जाएं। संझा के सोने के बाद उसकी कोठरी में बाहर से ताला बंद करते और गद्दी पर औषधि देने के लिए बैठ जाते। लौट कर आते तो संझा टट्टी, पेशाब और आंसुओं में लिपटी मिलती। जब बैदाइन थी, भोर होने से दूसरी पहर तक बैद जी जंगल में जड़ी छांटते थे। अब वे संझा को अकेले छोड़कर इतनी देर के लिए कैसे जाएं? उसे साथ लेकर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। गांव वाले उसे गोद में लेने के लिए झपटने लगेंगे। कहीं संझा ने पेशाब कर दिया और स्त्रियां उसकी पैजामी बदलने लगी तो? औषधि के बिना चौगांव के लोग निराश होकर लौटने लगे। एक दिन बैद जी के दरवाजे पर पंच इकट्ठा हुए। बैद महाराज, सिर्फ अपनी छौड़ी को देख रहे हैं, हम सब भी तो आपके भरोसे पर ही हैं। आप संझा बिटिया की देखभाल के लिए दूसरा लगन कर सकते हैं, हम दूसरा बैद कहाँ से पाएंगे? बैद जी ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया, बात संझा की बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि बैदाइन के जाने के साथ ही मेरे हाथ से जस चला गया। दवा फायदा नहीं करे तो इलाज से क्या फायदा। आप लोग ऐसा कीजिए, पहाड़ी के पार वाले कस्बे के डॉक्टरों के यहाँ चले जाइए। ब्रैकेट। जब जान जाने लगती है तो बंदरिया भी अपने बच्चे को फेंक कर तैरने लगती है। ब्रैकेट बंद। रोगी आने बंद हो गए। बैद जी के घर का एक एक सामान गांव वालों के हाथ जोन्हरी और कोदो के बदले बिकने लगा। आज बैद जी ने जांत में फंसे जौ के आटे को झाड़ कर इकट्ठा किया और उसे पानी में घोलकर संझा को पिला दिया। मैं भी मर गया तो? नहीं नहीं, मुझे जीने की सारी शर्तें मंजूर हैं। उन्होंने सोच लिया, लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ गया है तो क्या, मैं लोगों को खुद पर भरोसा करने की औषधि दूंगा। संझा ने देखा कि उसके बाबूजी खड़े होकर गिर रहे हैं, फिर सांप की तरह रेंगते हुए जंगल की दिशा में जा रहे हैं। पेड़ के नीचे सुस्ताते रहमान खेड़ा के किसानों से बैद जी ने कहा, मुझे कुछ खाने को दो तुरंत, मैं तुम्हें मर्दाना ताकत की शर्तिया औषधि दूंगा। किसानिन से कहा, इससे तुम्हारा बांझपन भी दूर होगा। महीना भीतर सूरज निकलने से पहले ही बैद जी के उसारे में लोग जगह छकाकर बैठने लगे। जंगल में बहुतायत से उगी मूसली तोड़ने में बैद जी को समय न लगता और मूसली लेने वाले पैसे भी तुरंत दे देते। कभी मरते हुए आदमी के सभी अंगों में जुम्बिश भर देने वाले बैद जी एक अंग तक सीमित होकर रह गए थे। बाउदी, आपकी फंकी में फफूंद लग रही है। इमाम दस्ते में दवा कूटते समय आपके आंसू गिरते रहते हैं। अपने मन भर नहीं जड़ी बटोर पाते हैं ना। आज से जंगल में औषधि लेने मैं जाऊंगी बाउदी। नहीं नहीं,
बाहर निकलते समय तुम्हें छूत लग जाएगी, एकदम भयंकर लाइलाज बीमारी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है संझा, तुम बाहर नहीं जा सकती हो। कोनो बीमारी नहीं लगे बाबूजी, मैं बहुत ताकतवर हूँ। वैद हम हैं कि तुम। फिर चौगावा में लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं। आपने एक दिन मुझसे तीली मांगी थी ना बाबूजी, जब मेरी उम्र की लड़की की उंगली कट गई थी, वो वन में चरी काटने ही तो गई थी। तुम बूटियां नहीं पहचान पाओगी संझा, बिल्कुल नहीं। बाबूजी, आपने मुझे औषधि बनाना सिखाया है, पढ़ना लिखना सिखाया है। मैंने लाल जिल्द वाली किताब में पढ़ा है, सर्पगंधा की झाड़ से सांप नहीं गोबर की महक आती है, मजीठी। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है संझा। आप भी बाबूजी, आप जब औषधि देते हैं, मैं दरवाजे की झिर्री से झांकती रहती हूँ। सब आदमी औरत आपके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, सब पीड़ा में कराहते हैं बेचारे लोग। आप झूठो डर रहे हैं बाबूजी। मैं तुमको इस संसार के बारे में कैसे बताऊं बेटी? आपने मुझे दुनियादारी सिखाने के लिए कितनी कहानियां सुनाई तो हैं, बृहनल्ला की, शिखंडी की, अर्धनारीश्वर की, कृष्ण के चूड़ीहारिन बनने की। बैद जी उठकर बाहर चले गए। वे समझ गए कि अब समय आ गया है। बैद जी ने 12 साल से बंद खिड़की की जंग लगी सिटकनी खोल दी। उस खिड़की पर वह पतली जाली लगी हुई थी, जिसे भीतर से बाहर का तो सब कुछ देखा जा सकता था, किंतु बाहर से भीतर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बैद जी ने दूसरा काम यह किया कि पानी की कमी वाले उस इलाके में खिड़की से 50 कदम की दूरी पर एक बोरिंग हैंडपंप लगवा दिया। रोटी बनाने के बाद यहाँ से दुनिया देखना बेटी, लंबी सांस लेकर कहते हुए बैद जी बाहर निकल गए। बैद जी को आज अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रोगी भी टोक दे रहे थे। बैद जी, आप अपनी भी दवा दारू शुरू कीजिए, आपके हाथ से फंकी गिर गिर जा रही है। इधर खिड़की पर बैठी संझा, हाँ, वो सूरत भाभी होंगी जो मत से निकलने से परेशान है, खूब लंबी। वो बाउदी की मीना बहनी होंगी, खांसते खांसते जिनका चेहरा लाल हुआ जा रहा है। वो कमलेश्वर चाचा होंगे। गुलबतिया, हाँ वही है जिसके घुटने पर बड़े फोड़े का निशान है। वो रमजिता होगा, बैल जैसे कंधों वाला। बैद जी संझा को गांव के हर एक आदमी का नक्शा बता चुके थे। एक दूसरे पर गीली मिट्टी फेंकते, नहाते, बतियाते, पुट्ठे पर हाथ मारते, हंसते लोग। बाप रे, सब कितना अच्छा है, बिल्कुल मेरी अम्मा जैसा। संझा ने बाऊदी से चहक चहक कर सब कुछ बताया, कई बार बताया। देखा बाऊदी, कहाँ लगी छूत की बीमारी? नहीं लगी ना? सब मेरे फुआ, चाचा, बाबा आज ही तो थे। मैं औषधि लेने जंगल में निकल सकती हूँ। अभी रुको बिटिया, संभल के संझा, महीने भर तक तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी, तब सोचूंगा। खिड़की खुलने के बाद बाबूजी के झुकते जाते कंधे संझा अपनी खुशी के आगे देख नहीं पा रही थी। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही हैंडपंप चलने की आवाज़ आने लगी। उन्नति संझा झट खिड़की पर जा बैठी। माएँ नहा रही थी। खिड़की के नीचे उसकी उम्र की 8-10 लड़कियां फ्रॉक उठाए उकड़ू बैठी थीं। वे बातें करती हुई आगे खिसकती जा रही थीं। उनके छोटे भाई उसकी दीवार पर पेशाब कर रहे थे। ये छौड़े छौड़ी इसी दुनिया के हैं ना, फिर इनका सब कुछ मेरे जैसा क्यों नहीं है? हो सकता है मैंने अंधियारे में आंखें फैलाकर देखा हो तो चीज़ें बड़ी दिखाई दे रही हों। ब्रैकेट भाग्य। अपाहिज माँ का इकलौता बेटा मर जाए तो वह असंभव बातें कहती है, जैसे उसकी सांस चल रही थी। लोग अपना काम करने के लिए हड़बड़ी में उसको दफना कर लौट आए हैं। ब्रैकेट बंद। ऐसा तो नहीं कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ी है। वो चीज़ तो उन सब की एक जैसी थी। मैंने बाऊदी की किताबों में वैसी फोटोएं भी देखी हैं, लेकिन ये है क्या, मैं जान नहीं पा रही हूँ। नहीं, बाऊदी ने कहा है कि मैं चौगांव की सारी छौड़ियों में से सबसे अच्छी हूँ। फिर उम्र के साथ सारे अंग बढ़ते हैं। याद है, अंगूठे भर का मुखिया का लड़का बाऊदी की दवा से एकदम खींचकर लंबा हो गया था। इसके भी बढ़ने की कोई दवा ज़रूर होगी। मेरे बाऊदी तो मरते आदमी को जिंदा कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? सब कुछ ठीक है। तब संझा की रोटियां क्यों जलने लगी हैं और हाथ भी। बाऊदी के सामने बिना बात उसकी नज़रें झुकी क्यों रहने लगी हैं? बैद जी चुपचाप अपनी टूटी फूटी संझा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैद जी देख रहे थे कि उनकी बेटी सो नहीं रही है।
वह उनके बाहर निकलने का इंतजार करती है और झट खिड़की पर बैठ जाती है। हैंडपंप पर नहाते लोगों के एक एक अंग को खा जाने वाली निगाहों से देखती है। रात में बैद जी जल्दी ही आंखों पर हाथ रखकर लेट जाते। संझा तुरंत उठकर ढिबरी की बत्ती जला लेती, आयुर्वेद की पोथियों के अक्षर जोड़ जोड़ कर रात भर पढ़ती। चौथी पहर फिर खिड़की पर। 6 महीने बीतने को आ गए। संझा के बाऊदी ने तो संझा को यही बताया है कि चरक सुश्रुत धनवंतरी से कुछ भी छूटा नहीं है। बाऊदी अपनी संझा से झूठ थोड़े कहेंगे, लेकिन जो तकलीफ संझा को है कहीं उसकी चर्चा नहीं, नाम निशान कुछ नहीं, जबकि बहुत बहुत घिनौनी बीमारियों के बारे तक में लिखा है। कहीं इस कमी को पाप तो नहीं मान लिया गया? इसकी चर्चा तक छी मानुक है। बाऊदी हो कुछ नहीं। बाऊदी ने जो दवा मुखिया के लड़के को दी थी उस दवा को खाते हैं। 2-4 महीने बीतते न बीतते सब अच्छा हो जाएगा। बाऊदी से बात करने की कोनो जरूरत नहीं है, वो भी यही औषधि देंगे। 6 महीने और बीतने के साथ ही संझा का 14वां साल लग गया। उसके साथ की लड़कियों के अंग जब मुलायम और गदरारे हो रहे थे, उस समय संझा का बदन तेल पिए हुए लाठी की तरह लंबाई नाप रहा था। ऊंचाई के नाम पर सिर्फ गांठें उभर रही थीं। उसकी नसें बैगनी और त्वचा मोटी हो रही थी। उसकी ठुड्डी और होठों के ऊपर भूरे रोए उग रहे थे। गालों की हड्डियां उभर रही थीं और चेहरा तिकोण में लंबा हो रहा था, किंतु एक अंग वैसा ही था, सुई की नोक के बराबर। वह शीशे के सामने खड़ी रहती, गिरने के होती तो बैठ जाती। एक छेद उसके दिल में होता जा रहा था, जिससे वह बंद कोठरी में कपड़े पहनना भूल रही थी। एक आखिरी उपाय। उसके बाद वह बाबा से बात करेगी। बाबा ने वरदराज की कथा सुनाई थी। उसके हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, तो वरदराज ने हथेली चीरकर विद्या की रेखा बना ली थी। वो भी अपनी किस्मत बदल देगी। ब्रैकेट भाग्य। बिल में पानी भरने से चूहे बाहर निकलते हैं। सांपिन को निकालना हो तो बिल में आग लगानी पड़ती है। ब्रैकेट बंद। संझा उन्माद में थी। उसने ढिबरी की लौ धीमी कर दी। आंगन में लगी नीम तुलसी की पत्ती पीसकर अपने पास रख लिया। बंद कोठरी में जमीन पर लेट गई और दोनों पांव दीवार पर फैलाकर टिका लिया। शरीर को धनुष की तरह तान लिया। अम्मा की धोती फाड़ कर मुंह में ठूंस लिया। भगवान के नाम पर बाऊदी की तस्वीर उभरी और चाकू वहां रख दिया। एक लंबी सांस भरी, सांस रोकी और चाकू की फाल धंसा दिया। वह लंबान में चीर देने के लिए ताकत लगाना चाहती थी, लेकिन चाकू धंसने के साथ ही बदन निचुड़े कपड़े की तरह हटने लगा। आंखें सांस लेने के लिए बाहर निकली मछली के मुंह की तरह खुलने झपकने लगी। मुंह में ठुसी हुई माँ की धोती निकालकर वहां रखते हुए लहराती आवाज में कहा, बाऊदी बचा लो। बैद जी को लगा कि वह तो संझा को लेकर सपनों में भी डरे रहते हैं। हर समय लगता है बेटी पुकार रही है और रो रही है। दोबारा तिबारा वही आवाज सुनकर कोठरी की ओर भागे। संझा आंख खुली रखना, सोना मत संझा, सोना नहीं बेटी। बैद जी चिल्लाते हुए पिछवाड़े के जंगल की दिशा में दौड़ रहे थे। मुसली के सिवाय घर में रखी सारी औषधियों में फफूंद लग चुका था। बैद जी बेटी को गोद में लिए नित्य क्रिया कराते, नीम के पानी से घाव धोते, लेप लगाते और संझा के दोनों पांव जांघ के पास से बैदाइन की धोती से बांध देते, जिससे दरार जुड़ती चली जाए। 7वें दिन बैद जी ने संझा से कहा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी, तुम्हारी जिंदगी चली जाती। बाऊदी, क्या अगला जन्म होता है? क्या तुमने मेरे मुंह से कभी सुना है कि तुम मेरे पूर्व जन्म के पाप की सजा हो? कभी नहीं बाऊदी। तो जब पूर्व जन्म नहीं होता तो पुनर्जन्म भी नहीं होता। क्या कोई रास्ता नहीं बाऊदी? किस्मत ने एक जरूरी अंग हटाकर तुम्हें पैदा किया है बेटी। जीवन के लिए सबसे जरूरी तो आंख है बाऊदी। जोगी चाचा अंधे पैदा हुए, जरूरी तो हाथ है। बिंदा बुआ का दाहिना हाथ कोहनी से कटा है। रामहदा भैया तो शुरू से खटिया पर पड़े हैं और रीढ़ की हड्डी बेकार है। बिशंभर तो पागल है, जन्म से बिना दिमाग का। क्या वो आंख, नाक, कान दिमाग से भी बढ़कर होता है बाऊदी? तुम वंश नहीं बढ़ा सकती बेटी। बाऊदी, गांव में ऊसर औरतें भी रहती हैं, मान से रहती हैं। बाऊदी, आप चुप क्यों हैं? क्या मैं किसी के काम की नहीं? बेटी, इस धरती के बासिंदों ने तुम्हारी जाति के लिए हलाहल नरक की व्यवस्था की है। उस नरक के लोग
पहाड़ी पर तुम्हारे जन्म के 7 साल बाद आकर बस गए हैं। वे लोग कपड़े उठाकर नाचते हैं और भीख मांगते हैं। लोग उन्हें गालियां देते हैं, थूकते हैं, उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उन्हें घेर कर मारते हैं। वे जिस इलाके में बसे हो वहाँ कोई भी अपराध हो, इल्ज़ाम इन्हीं के सिर डाला जाता है। वे डरे और जले हुए लोग अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहते हैं। तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वे लोग तुम्हें छीनने आ जाएंगे और चौगांव के लोग तुम्हें घर से खींचकर उनके हवाले कर देंगे। मुझे छूत की बीमारी क्या लगेगी बाऊदी? मैं इस समाज के लिए खुद एक अछूत हूँ, घिन खाने लायक हूँ। तुम्हें जिंदगी भर अपने को छिपाना है संझा। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ बाऊदी। मैं औषधि की पत्तियां छूना चाहती हूँ, बहता पानी, गीली मिट्टी, जंगल, आसमान देखना चाहती हूँ बाऊदी। मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं खूब जोर जोर से हंसना चाहती हूँ, मैं सबके जैसे जीना चाहती हूँ। आपके कहने से मैं ऐसे रह तो जाऊंगी, लेकिन 2-4 दिन की ही रह पाऊंगी। मेरी गुड़िया, तुम आज रात से बाहर निकलोगी। मैं उपाय करता हूँ। बैद जी 2 रात पहले संझा बिटिया का नाम लेकर चिल्लाते हुए क्यों भाग रहे थे? वे गद्दी पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? चौगांव के सवाल का जवाब तैयार था। तुम लोग गंवई ही रहे। बूढ़ा बैद कुछ सोच कर 2 दिन से दम साधे है। पास आओ, उस रात डकैत आए थे। डकैत? हाँ, अपने चोटिल साथी को लेकर मेरी खिड़की के नीचे बैठे थे। संझा बिटिया ने उन्हें देख लिया, मैंने भी छोड़ा नहीं, दौड़ा लिया उनको। बिटिया का नाम इसलिए ले रहा था जिससे बिटिया को हिम्मत बंधी रहे और तुम सब भी जाग जाओ। अरे हाँ सुनो, भागते भागते वे कह गए कि सारा जंगल छोड़कर मेरे घर के ठीक पीछे वाले इलाके में रहेंगे। मुझसे बदला लिए बिना वे जाएंगे नहीं, इसलिए तुम लोग सब दिशा में जाना। मेरे घर के पीछे जो जंगल है उस दिशा की ओर मुंह करके मूतना भी मत। धन बैद महाराज, आपकी दवा पट्टी से ठीक होकर वे हमें ही लूटते। आपने अपने पर जोखिम लेकर हमको बचाया है। ब्रैकेट भाग्य, ये बुढ़ा बाप सती बाप है। ब्रैकेट बंद। संझा के घर के पिछवाड़े से जंगल तक की बेर के कांटों भरी पगडंडी संझा के लिए राजपथ बन गई, जिस पर वह 2-4 दिन अपने बाऊदी की उंगली पकड़कर लड़खड़ाते हुए चली। उसके बाद उड़ने लगी। वह बन की रात में जुगनुओं से भरी ओढ़नी माथे पर टॉर्च की तरह बांध लेती। वह रात भर की राजकुमारी के सिर पर हीरों का ताज था। पके हुए कटहल से कोया निकालकर पखेरुओं के खाने के लिए बिखेर देती। कटहर की खोलरी में छेद करके बरगद की जटाएं फंसाती और कमर से लटका लेती। वह औषधि का थैला था। पाँव में चप्पल की तरह पुआर बांध लेती और हर एक पेड़ को छूते हुए कांटों पर बेधड़क दौड़ती। युवा पेड़ों का पानी संझा के छूने से देर तक कांप कर ठहरता। बूढ़े और बच्चे पेड़ों को अपनी नींद के लिए संझा की थपकियों की आदत पड़ चुकी थी। देखे जरा, डांट खाने पर कैसा लगता है। संझा बरगद की डाल को झकझोर देती। अधेड़ कौवे उस पर मिलकर चिल्लाते। सोए हुए जानवर आंखें खोलकर संझा को देखते और मुस्कुराते हुए ऐसे सो जाते जैसे माँ को बगल में लेटा देखकर बच्चे सो जाते हैं। जंगल में कोई संझा को देख लेता तो सबसे यही कहता, मैंने कल रात उड़ने वाली हरियल सांपिन को देखा है। संझा महसूस करती कि रात में हवा सम पर चलती है, क्योंकि सोए हुए पेड़ बराबर से सांस लेते हैं। पेड़ों को झकझोरने पर रात में सन्नाटा रहता है, तब भी दिन जितनी आवाज़ नहीं होती। हरा रंग काले रंग से गाढ़ा होता है, तभी तो अंधेरे में पेड़ की मोटी जड़ नहीं दिखाई देती, किंतु नन्ही पत्ती दिखती है। तीसरे पहर वह औषधि बटोरती। कल हैंडपंप चलाते समय सहचंद दादा की नक्सीर फूट गई थी। उनकी नाक में टपकाने के लिए दूब का रस और लेप के लिए नदी की मिट्टी ठीक रहेगी। बुन्नू दादी की गठिया के लिए नागर मोथा, अर्जुन छाल, अरे वही जो बृहनल्ला बना था, उसकी छाल करेजे की औषधि है। अच्छा, आज मधु के लिए मधुमाखी के भी हाथ जोड़ना है भाई। बाऊदी ने कहा था कि कतरों की माहवारी नहीं साफ आ रही है। माहवारी ये कौन सी बीमारी है? बीमारियों के बारे में जितना कम जानो अच्छा है। वह थकने लगती तब पानी में उतर जाती। चिड़िया जब संझा को चेताना शुरू करती कि सुबह होने को है, अब संझा घर जाए, तब वह अर्घ देते हुए कहती, हे सूरज, हे जंगल, हे जल, मेरे हाथों में वो अमृत देना कि मेरे छूने से औषधि भी अमृत बन जाए। संझा और उसके साथ की लड़कियां
कपड़े पहने हुए ही नहाने लगी थीं। अंतर शर्म और शर्मिंदगी का था। उसके साथ की लड़कियों के पास भौरों वाले सूरजमुखी से लदी चोटियां थी। उस समय वह पठार का पठार रह गई। बदन पर कड़े होते बाल पठार पर सूखी घास की तरह थे। वह इतनी लंबी है कि माँ की साड़ियाँ छोटी पड़ जाती हैं। बैगनी नसों और अंगूठे पर उगे रोएं वाला पाँव छिपाने के लिए उसे कमर से बहुत नीचे साड़ी बांधनी पड़ती है। ठुड्डी और होठों के ऊपर की रोमावली ढकने के लिए वह पल्लू को सिर से लेने के बाद नाक के नीचे से उस कान तक तर्जनी से अंगूठे से पकड़े रहती। चेहरे पर सिर्फ आंखें दिखती और पीछे पूरी कमर खुली रहती। संध्या कभी नहीं जान पाएगी कि लंबाई के कारण उसकी कमर में नदी के अचानक मुड़ जाने जैसा कटाव बनता है। उसकी उभरी चिकनी रीढ़ की घिर्रियाँ नदी में उतरती सीढ़ियाँ लगती हैं। ब्रैकेट भाग्य। ये संजवा हरियल नहीं पनियल सापिन है। कहे कि साली की लचक से मेरे मन में ऐसी लहरें उठती हैं जैसे पनियल सापिन के चलने से पानी में उठती हैं। ब्रैकेट बंद। संध्या की समझ में यही आया कि उसे हम उम्र लड़कियों को देखकर घबराहट होती है, इसलिए उसे लड़कों को देखना अच्छा लगने लगा है। बाऊदी, वो शनिवार को पहाड़ी से औषधि लेने उतरता है, कौन है? ललिता महाराज का गोद लिया हुआ बेटा है। तुमने देखा होगा ललिता महाराज को, भक्ति में नाचते बजाते पहाड़ी पर चले आते हैं बेटी, देखा होगा तुमने। नाचने बजाने की आवाज़ से हमको कपनी चढ़ने लगती है बाऊदी। संध्या, तुम्हारे साथ की लड़कियां ब्याही जा रही हैं बेटी, सारे गांव में ढोल घूमेगा, अपने आप को साधे रहना। चौगांव की बेटियों के बाप हल्दी और अक्षत लेकर सबसे पहले बैद जी को न्योतने पहुंचते। उस समय बैद जी का चेहरा पीला सफ़ेद पड़ जाता। ब्रैकेट। मैं वर्तमान के भय से भविष्य के भूत पैदा करता हूँ। ब्रैकेट बंद। चौगांव आपस में बातें करने लगा कि संध्या बिटिया को हल्दी नहीं लगेगी क्या? बैदा सांसें ढकार नहीं ले रहा है। दूसरा गांव वाला कहता, संध्या बिटिया के भाग से बूढ़ा बैद कुठिला भर भर धन जस कमा रहा है तो काहे ब्याह करेगा उसका। अगला गांव वाला कहता, संध्या के साथ की सब लड़कियां ब्याह दी गई हैं बैद जी। अरे हाँ, बैद जी ने कहा, आप लोगों ने अच्छा याद दिलाया, मैं आज से ही बर खोजने निकलता हूँ। बैदाइन होती तो बात कुछ और होती। गांव वालों को जवाब देकर बैद जी बैठ गए। फिर गांव वाले दरवाजे पर पहुंचे बैद जी के। संध्या के साथ की लड़कियां बाल बच्चेदार हो गई हैं बैद जी, ये नाती पोतों वाली हो जाएंगी तब संध्या को ब्याहिएगा का? देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ गया था, पनही टूट गई। छठे आठवें साल जब फिर गांव वाले इकट्ठा हुए संध्या के ब्याह के लिए तो बैद जी आज ही जा गए। मेरी गुणवंती बेटी जोग दामाद भी तो मिले, कोई जोड़ का मिल ही नहीं रहा है। मेरी बेटी मछली तो है नहीं जो सड़ रही हो, उठाकर गड़ही में फेंक दूं। चौगांव के लोग तिलमिला गए। हमारी बेटियां सड़ी मछली हैं, इनकी संध्या में सुरखाब का पंख जड़ा है। दूसरा गांव वाला कहता, इसका कहना है कि हमने अपनी बेटियों को गड़ही में फेंक दिया। अगला गांव वाला, चौबासे में लेन देन भी तो नहीं चलता। अगला, फिर बैदा संध्या का ब्याह काहे नहीं करना चाहता? बैद ने बैदाइन के मरने के बाद अपना ब्याह भी क्यों नहीं किया, जबकि हमारे यहाँ कई उसके साथ बैठने को तैयार थे। बैद बैदाइन के मरने के बाद औषधि छोड़कर मूसली क्यों बेचने लगा? कहीं बाप ही संध्या को इसीलिए तो बाहर नहीं निकलने दे रहा है कि वो सबको बता न दे। ब्रैकेट भाग्य। संध्या को जन्म लिए 27 साल हो गए। बूढ़ा बैद पहले ही संध्या को घर से निकाल देता तो मुझे आज अपने खरबों वर्ष के जीवन में पहली बार इतना पतित ना होना पड़ता। खैर, दुनिया तक यह संदेश जाना ही चाहिए, किस्मत से लड़ा जा सकता है, उसे हराया नहीं जा सकता। ब्रैकेट बंद। बैद जी दाहिनी पहाड़ी पर चढ़ते, उधर किन्नरों की बस्ती थी। दूसरे दिन बाएं हाथ की पहाड़ी पर चढ़ते, जिधर चौगांव देवता का मंदिर था। वो दोनों ओर हाथ जोड़ते और लौट आते। बेटी संध्या, तुमने एक दिन कहा था अपनी जिंदगी बनाए रखोगी किसी भी हाल में, वादा किया था ना तुमने? मैं अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर रही हूं बाऊदी, आप ही मुझे आदमखोरों के बीच भेज रहे हैं। मैं मजबूर हूं बेटी,
मुझे बचाने से बढ़कर क्या मजबूरी हो सकती है बाऊदी? मैं बता नहीं सकता बेटी, मेरी बात मुझसे ही नहीं बता सकते। मैंने देखा कि तुम हर शनिवार वो पहाड़ियों से उतरता हुआ लड़का कनाई अच्छा मानुक है। वो लड़का और आप लोग मानुक हैं, मैं ही छी मानुक हूं। बैजी ने आज पहली बार संझा को जोर से बोलते हुए सुना था। वे चौंक गए। तुम विदाई के समय चुप रहना बेटी, रोना मत बेटी। बैजी दीवार के सहारे पीठ टिकाए बैठे रहते। चौगांव की परिपाटी के अनुसार बेटी के ब्याह में सभी जुट कर काम कर रहे थे। बैजी को और आपस में बातें भी कर रहे थे। बैजी को ललिता महाराज जैसे नचनिया का बेटा ही मिला था। कनाई उनका सगा बेटा भी नहीं है, वृंदावन के मंदिर में फेंका हुआ मिला था। अरे तो संझा की उम्र भी तो वैद ने घर में बैठा के बढ़ा दी है। कैसा भी सासुरा हो, लड़की को अपना घर तो मिला। देखो कैसा हाथ पर हाथ धरे बैठा है, पापी कुछ कर नहीं रहा है। विदाई के समय संझा अपनी कोठरी से निकलने को तैयार नहीं हो रही थी। उसने कई दिन से खाना छोड़ दिया था, जमीन पर लस्त पड़ी रहती। इस समय लाल साड़ी में बंधी हुई संझा को कंधे में हाथ देकर चौगांव की स्त्रियां घसीटते हुए डोली में बैठाने के लिए बाहर ले आ रही थी। बैद जी संझा को एकटक देख रहे थे। उन्हें लगा कि वह लाल कफन से ढकी खटिया पर घिसटती उनकी बैदाइन है। अरे बैदाइन हो, सब छोड़ जाओ। अपने बाऊदी का कल्पना सुनकर संझा का मुंह खुल गया। ऐसे ही करना था तो अपने हाथ से माहौर दे दिए होते बाऊदी। बलि खातिर बकरी सयान किए बाऊदिया। आखिरी भेंट, हे बुनू चाची, तिल्लो मौसी, सुबू भैया, मेरे बाऊदी का ख्याल रखिएगा। अब बाऊदी हो बाऊदी। भूखी संझा कराते हुए छाती पीटते हुए रो रही थी। पिता पुत्री के प्रेम को देखकर सभी आपस में कहने लगे, हमारी बेटियां भी विदा हुई। ऐसा करेजा बेह देने वाला बिलाप तो चौगांव में आज तक नहीं सुना। बाप की कितनी चिंता, इसी मारे संझा ब्याह नहीं करना चाहती थी। हाँ यही बात है, इसी मारे संझा नहीं ब्याह करना चाहती होगी कि अकेले बाप का क्या होगा। ललिता महाराज के मन में उसी समय संझा के लिए गांठ पड़ गई। ऐसा चिघाड़ रही है जैसे मेरे घर रेतने के लिए ले जाई जा रही है। आवाज देखो इसकी, मर्दाना। संझा, मैंने रोने से मना किया था ना बेटी। जिस दिन से ब्याह तय हुआ है इतना रोई है कि गला फट गया है। बैद जी ने ललिता महाराज और गांव वालों को सुनाते हुए कहा। ब्रैकेट भाग्य, आज मैंने बूढ़े बैद के हाथ से संझा को छीन लिया है। आज वो अकेली है। आज मेरे खेल का चरम है। आज कन्हई संझा के वस्त्र उतारेगा, फिर उसे कपड़े पहनने का मौका नहीं देगा। संझा गिड़गिड़ाएगी, बाप की इज्जत की भीख मांगेगी। उसी हालात में बालों से खींचता कूटता लतियाता हुआ दाहिनी पहाड़ी से उन लोगों की ओर ढकेल देगा संझा को। जिस औरत का रोया रोया रो रहा हो उसका नृत्य कभी देखा है? एक अलग मजा मिलता है। कोठे हर शहर में होते हैं, बीवियां होती हैं, प्रेमिकाएं होती हैं, फिर भी बलात्कार होते हैं कि नहीं, इसी मजे के लिए। ब्रैकेट बंद। संझा जमीन पर बैठी थी। वह खटिया का पावा पकड़े थी। ताखे नुमा रोशनदान से चांदनी प्रोजेक्टर की रोशनी की तरह संझा के बदन पर पड़ रही थी। रोशनी में लाखों धूल के कण बेचैन गति से इधर उधर दौड़ रहे थे। ढिबरी की लौ संझा के बाएं वक्ष पर पड़ रही थी। हवा सांस थामे थी, फिर भी ढिबरी की लौ बुझने बुझने को होकर लपलपा उठती थी। धोखा हुआ है। कनाई पाटी पर बैठ चुका था। खून बहने से ज्यादा खून सूख जाने का दर्द होता है। मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ, तुम मेरी बात सुन रही हो ना संझा? संझा ने हाँ में सिर मिलाया। ये तो कोई अपनी बात कह रहा है। कनाई कुछ कहना चाह रहा है मुझसे। संझा तुम सुन रही हो ना? मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी। जन्माष्टमी का दिन था। बसुकी के चारों भाइयों ने मुझे मंदिर के पीछे वाली चट्टान पर चित पटक दिया। 3 भाई मुझे लात से दबाए हुए थे। उसका बसुकी का चचेरा भाई पहवारी
लाठी से मेरी ठोड़ी के नीचे जैसे धान कूटा जाता है, चिवड़ा कूटा जाता है, वैसे कूट रहा था। वे चारों चीख रहे थे कि मैं एक नचनिया ललिता महाराज की औलाद हूँ, बेर खाकर गुजारा करता हूँ, मेरी औकात कैसे हुई उनकी बहन बसुकी को छूने की। देवथान में गोपी का गीत, झाल करताल मजीठा अपने उठान पर था। चिड़ै भी मेरी बचाने की पुकार गुहार नहीं सुन पा रही थी। संझा, मैं अपनी बात तुमसे कह रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना। जान चली जाती तो भी मैं बसुकी को नहीं छोड़ता, लेकिन उस दिन के बाद मैं किसी काम लायक नहीं रह गया। तुम्हारे बाऊदी के पास मैं हर शनिचर को अपने जिंदा रहने की आस लेने जाता था। इधर कुछ दिनों से मैंने निराश होकर जाना बंद कर दिया। वैद्य जी ने इसका यह अर्थ निकाला कि मैं ठीक हो गया हूँ। मैं भी सबसे अपनी बात छिपाना चाहता था, इसके लिए विवाह जरूरी था, सो चुप रहा। तुम दिन में मेरे साथ दिखावे के लिए बनी रहना, रात में जहाँ कहोगी, जिसके पास कहोगी, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आ जाऊंगा। कनाई संझा के पांव पर अपना माथा रख चुका था। संझा ने अचकचाकर कनाई को सीने से लगा लिया। कनाई को संझा की खपचियाँ उस पिंजरे की तरह लगी जहाँ बसान करके वह उड़ान भले न भर पाए, लेकिन सुरक्षित है। संझा, मैं बेर और लाह की रखवाली के लिए इस बने मचान पर रहता हूँ। सुबह के पहर यहाँ आता हूँ। 2-3 घंटे देवथान का काम करना होता है। तुम यहाँ मेरी अम्मा की कोठरी में रहोगी या मेरे साथ मचान पर चलोगी? संझा ने कनाई की हथेली में अपनी सकुच हथेली रख दी। ब्रैकेट, भाग्य। प्रेम करने वाले का दिमाग संसार का सबसे शातिर दिमाग होता है। मैं सोच रहा था कि मैं उस बुढ़े बाप की पीठ पर चढ़ा हूँ। वो चुप इसलिए था बुढ़ा, क्योंकि उसे मुझे पीठ पर चढ़ाकर धोबी पाट देना था। ब्रैकेट बंद। मचान पर कनाई के नाक बजने की आवाज़ सुनकर संझा ने घूंघट उठाया। वह एक पहर तक कनाई को देखती रही। कोई उसके इतने पास है, कोई उसका इतना सगा है। बाऊदी ने कनाई को उसके आंचल में डाला है। वो जान लगा देगी उसमें जान डालने के लिए। उस रात की सुबह बेर के कांटों भरे जंगल में हरी पत्तियों के बीच पीले सिंदूरी बेर थे। भूरी डालियों पर की लाख सुहागी लाल थी। मचान पर औधा लेटा कनाई दूर नदी की ओर देख रहा था। नदी से उठते कोहरे की कमर पर भृंगराज की पत्तियां कैसे लिपटी हैं। ओह, यह तो संझा है जो नदी में खड़ी डुबकी ले रही थी। रात के तीसरे पहर संझा ने भृंगराज और कोइन यानी कि महुए के बीज को कूच कर तेल बनाया। कनाई की पीठ पर बैठकर उसकी मालिश की, उसे केले की जड़ का रस पिलाया। चौथे पहर नदी की ओर निकल गई। संझा, देर हो गई, देवथान चलो जल्दी। तुम्हारे छूने से जो आराम मिला है वो ललिता महाराज को टमस करके बढ़ा देंगे। संझा ने आंचल से हाथ बाहर निकालकर बरजने का इशारा किया। मुझे यहीं छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, तुम चलो। कनाई ने संझा की पीपल के पत्ते जैसे नसों वाली कांपती हथेली थाम ली और खींचता हुआ ले आया। संझा ने बाहर की दुनिया का एक अनुमान लगाया था। उसकी ससुराल का उसके अनुमान की दुनिया से कोई मेल नहीं था। उसकी ससुराल में 3 पत्थर की कोठरियां थीं, जिनके दरवाजे जानबूझकर छोटे बनाए गए थे कि गर्दन झुकानी पड़े। एक कोठरी में चौकाव देवा स्थापित थे, दूसरी कोठरी में उसके ससुर के उतारे हुए कपड़े रखे थे, तीसरी कोठरी में सास ने अपनी लाठी रख दी थी। महाराज जी गिरा कर मारूंगा कहते हुए जब तब उसके हाथ से लाठी छीन लेते थे। कम उम्र में ही उसकी सास झूल झुक गई थी। आंगन के कोने में रखे फूटे बर्तनों में बरसात का पानी भरा था, जिसमें मुर्दा मकड़ी तैर रही थी। कन्हैया की माई, ये ललिता महाराज थे। संझा बैदाइन की साड़ियाँ ही पहनती थी। वे पुरानी सूती साड़ियाँ बदन और सिर से चिपकी रहती, फिसलती नहीं थी। उसका घूंघट उसके लिए मायके की खिड़की की तरह था। उस खिड़की से उसने आवाज़ की दिशा में देखा। उसकी आँख पत्थर के आँख की तरह पलक झपकाना भूल गई। उसके ससुर के हाथ पैर पर एक भी बाल नहीं था। उनकी आँख में अमावस की रात में तैयार किया हुआ चौड़ा काजल लगा था। होठों पर गुड़हल की पंखुड़ियों को मसल कर तैयार की हुई लाली थी। नाक से लगायत मांग के आखिरी छोर तक अभ्रक मिला सिंदूर रगड़ा हुआ था। वह राधा नामी घाघरा और कुर्ता पहने थे। लाल गमछे को सिर पर ओढ़नी की तरह लपेटे हुए थे। उनका बदन सिंदूर से टीके गए मुगदर जैसा था। कन्हैया की माई, ये नई दुल्हन है, पुरानी मार्कीन क्यों पहने है? सजी बजी काहे नहीं है? इससे कह दो परसों साइत है।
उस समय इसकी मुँह दिखाई करूँगा, इस पर जल छिड़क कर इसका नया नाम रखूँगा रासमणी। संझा पर ललिता महाराज की एक्सरे नज़र थी। वो देख रहे थे कि संझा एक हाथ से चुन्नट को जांघों में दाब रही थी, दूसरे हाथ से पल्लू को सीने पर कस रही थी। ये साड़ियाँ इसके माँ के आशीष की नाई है ना, सो इससे अपने को ढके रहती है ना बहुरिया, आओ मेरे साथ काम सीखो। उसकी सास ससुर के सामने से उसे हटा ले गई और उसे ललिता महाराज के बारे में उसकी सास बताने लगी। तुम्हारे ससुर माने ललिता महाराज जी किसुन लीला में राधा रानी बनते थे, वृंदावन में राधा रानी इनके सिर पर आ गईं और महाराज जी से कहा, तुम मेरी सखी ललिता हो, जाओ चौगांव देवा के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करो, वहीं रहकर हमारी सेवा करो। संजोग देखो, उस बेरी अंगना में कहा कर गए थे कि नौटंकी में घूमते घूमते बदन में थाका मार गया है, अब यहीं चौगांव में एक स्थान पर रहने का मन है, लेकिन बैठ जाऊंगा तो खाऊंगा क्या। ये देखो देवी ने सब कैसे जान लिया और इनके सिर पर आने लगी। सिद्ध पुरुष हैं महाराज जी। संझा की सास ने जमीन पर बैठे ललिता महाराज के जैसे पांव हो इस भाव से माथा टेकते हुए कहा, नाही दुल्हन, अभी कोनो काम मत करो, 4 रोज सो बैठ लो, मचान पर निकलने से पहले मंदिर में हाथ जोड़ लेना, एकदम हौले से, महाराज जी पूजा में बैठे होंगे। संझा को देखकर कनाई को बार बार क्यों भ्रम होता है कि शाम की पहाड़ियों से उतरती संझा को देखकर उसे लग रहा है कि वो अपना रंग देकर आसमान को उतर रही है। संध्या स्नान करती हुई संझा नदी को अपनी सखी बनाकर उसके साथ अपना सिंदूर बांट रही है। संझा ने कनाई की दाढ़ी बनाने का इशारा करते हुए चोली से औजार निकाल लिया। ये तुमको कैसे मिला? संझा ने सांस खींचकर अपनी आंखें बंद कर ली और तर्जनी पर अंगूठा चढ़ा लिया। अच्छा, ललिता महाराज जाप में बैठे थे तब तुमने चुरा लिया? वाह, मन से मस्त हो, लेकिन जबान से नहीं बोलती, काहे? संझा ने नजरें झुका ली। लाज लगती है? संझा ने सिर हिला दिया। इसीलिए इतना ढके तोपे भी रहती हो अपने आप को, खानदानी घर की बेटी हो। संझा ने कनाई से दाढ़ी बनाना सीखकर उसकी दाढ़ी बनाई, उसे मालिश करके नहलाया और औषधि देकर उसे सुला दिया। इस दौरान कनाई बिना रुके थके बोलता रहा, लगता था कोई पहली बार उसे सुनने वाला मिला है। कनाई ने संझा को बताया कि ललिता महाराज उससे कहते हैं, तुम तो भूसा घास कुछ भी खा लोगे छिनार की औलाद, लेकिन देवता को तो ये नहीं खिला दोगे। देवता के लिए तो असली घी की 21 पूड़ी और गाय के दूध का बड़ा कटोरा भर खीर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, कहीं से ले आओ। 2-4 भगत साधु तो मंदिर में बने ही रहते थे, जिनके लिए प्रसाद बढ़ाकर बनाना पड़ता था। कनाई और उसकी माँ के हिस्से में बेर ही बचता था। कनाई ने आमदनी बढ़ाने के लिए 2 साल से बेर बेचने के साथ लाख की खेती भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके पास बढ़िया उपज योग्य न ताकत बची थी न लागत। वह कनाई का सब कुछ लौटाएगी, ताकत भी और लागत भी। कहीं ठीक होकर कनाई उसी पर मर्दानगी दिखाने लगा, उतावला हो गया तो अपने को बचाने के लिए वो उसे ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, उसके बाऊदी ने उसे धर्म सिखाया है। जब कनाई ठीक हो जाएगा तो वो कनाई से कह देगी कि वो ब्रह्मचारी रहना चाहती है, वो बसुकी से ब्याह कर ले। वो कनाई के लिए इतना कर रही है तो बदले में कनाई उसकी बात मानेगा। हाँ, ये ठीक है। संझा को सबसे पहले कनाई अपनी सास और अपने लिए भरपेट भोजन का इंतजाम करना था। उसकी समझ में यही आया कि वह लाख की खेती में मेहनत बढ़ा देगी, साथ साथ जंगल में अपने कामकाज से आए लोगों को औषधि देना शुरू करेगी। यही सब सोचती हुई संझा अगली सुबह दोनों हाथों में भरी बाल्टी लेकर मंदिर धोने के लिए चढ़ रही थी। उसने देखा कि पहाड़ी पर खड़े ललिता महाराज अचरज से उसे देख रहे हैं। संझा ने तुरंत लड़खड़ाकर बाल्टी का पानी गिरा दिया, मानो उसने पानी भर तो लिया था, लेकिन अब इतनी ताकत नहीं कि वह उसे लेकर चढ़ सके। बैठो बहुरिया, माँ से आंचल तनिक पीछे सरका लो। मुंह दिखाई के समय संझा की आंखें बंद थी। उसे भान हो रहा था कि ललिता महाराज की आंखें उसके चेहरे पर नाच रही हैं। ललिता महाराज जो खोज रहे थे वह कल रात नदी के तीरे गड्ढा खोद कर उसने दफना दिया था। संझा के बदन, चेहरे के बाल, कनाई के मचान पर सो जाने के बाद संझा मनुष्यों को दुनिया में धीरे धीरे शामिल हो रही थी।
शुरू के महीनों में वह उजाला और आदमियों से इतना डरती थी मानो वे इंसान नहीं प्रेतात्मा हो। उजाले में उसके कपड़ों के पीछे तक का सब कुछ दिख जाएगा। आदमी उसे बोतल में बंद करके नदी में फेंक देंगे। जैसे उस रोग के कीटाणु को मारने के लिए उसी रोग के टीके लगाए जाते हैं, भयानक भय को जीतने और अपने को बचाए रखने की धुन में संध्या के भीतर प्रेतीली ताकत पैदा हो रही थी। इसी प्रक्रिया में वह 14 साल की उम्र से अपनी नींद भूल चुकी थी। वह पेड़, तुम्बी या दीवार के सहारे झपकी लेती है और प्रेत की तरह दिन रात काम करती है। अपने को जिंदा रखने के लिए वह सबकी ज़रूरत बन जाना चाहती है। संध्या, अपने को हवा क्यों नहीं लगने देती हो? पल्लू हटाकर बैठ लो पल दो पल। तुमने गर्दन पीछे करके पानी में अपना ये हिस्सा देखा है कभी? कनाई बहाने से संध्या की कमर पर हाथ फेर रहा था। वो संध्या के इतने पास आ गया था कि उसकी सांस का महुआ संध्या की सांस में चढ़ने लगा। संध्या ने नशा तोड़ने के लिए खट से बेर की लक्की डाल तोड़ दी। कनाई चौंक गया। संध्या बेर की लाख भरी डालियों की गुल्ली काटती जा रही थी। अपने लंबे हाथों से बेर की ऊंची शाखाएं झुकाकर उसमें गुल्ली बांधती जा रही थी। उसके बाद वह उन गुल्लियों पर पुआ लपेट देती। लाख बनाने वाले करिया लक्का कीड़े गर्मी पाकर जल्दी बढ़ते हैं। उसने कनाई से इशारा किया कि आओ काम में हाथ बटाओ। कनाई ने भी इशारे में जवाब दिया कि मैं मचान पर आराम से लेट कर तुम्हें देखूंगा, बस यही काम एक मुझे अच्छा लगता है। कनाई जब सोकर उठा तब संध्या नदी पर थी। कुल्थी का साग तोड़ती स्त्रियों को इशारे से बता रही थी, ये किसी के ठेहुने में दर्द हो तो, ये भूख न लगती हो तो। संध्या उनके सामने ही जड़ या पत्ती का टुकड़ा तोड़कर पहले खुद खा रही थी। देखो, माहुर जहर नहीं दे रही हूँ, मैं वैद्य जी की बेटी हूँ, सही औषधि दे रही हूँ, मेरे पर भरोसा रखो और मेरे हाथ से दवा ले जाओ। गांव की स्त्रियां संध्या के इशारे समझने की तकलीफ क्यों उठाएं, इसलिए संध्या को औषधि देते समय बोलना पड़ रहा था। तुम हमरे वैद्य महाराज की बेटी हो। तबीयत में सुधार हो तब आना दो आना पैसा, चाहे पाव आध पाव जोन्हरी कोदो, जो बदे जो श्रद्धा हो लेती आना चाची। सिमरा फुआ का हाल अब कैसा है? वो चंगी हो रही हैं। विदाई के समय रोते रोते जो तुम्हारी आवाज़ फट गई थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई संध्या। अरे चाची, अभी चौगांव को मुझ पर भरोसा नहीं है ना, सबके सामने औषधि खानी पड़ती है। उसी से गलती से सिंदूर का फल खा लिया था, तब तो आवाज़ फट गई सो अब कभी ठीक नहीं होगी। संध्या को अपने पर अचरज हुआ। किसी ने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं कि पहले दिमाग सन्न हो जाता था। आज कैसे उसे अपनी भारी और फटी आवाज़ का हमेशा के लिए जवाब मिल गया। सिंदूर का फल उसने खा लिया था। कोई उसे जवाब भेज रहा है, कोई उसे बचा रहा है। बाऊदी हैं। बहुरिया, आज महाराज जी पूजा नहीं करेंगे, तुम्हें ही करना है। अगली सुबह देवथान आने पर उसकी सास ने कहा। क्यों? संध्या की 2 पल की चुप्पी में यह सवाल था। महीना आए हैं, 3 दिन अशुद्ध रहेंगे। 3 दिन बाद संध्या ने अपनी माँ की पुरानी साड़ी फाड़ी, उस पर शहतूत कूच कर लगाया। जहाँ ललिता महाराज की माहवारी के कपड़े धोकर फैलाए गए थे वहीं वो कपड़े फैला दिए। पेड़ पर धारी खींचने लगी कि 27वां दिन याद रहे। वह तो कहो कि गांव की स्त्रियों से उनकी पीड़ा के बारे में सीधे बात करने के बाद वह माहवारी इत्यादि के बारे में जान गई थी। तुम 3 दिन मचान पर लेटी रहोगी तो त्राही त्राही मच जाएगी बहुरिया, चौगांव की घसियारी ने उससे कहती। संध्या ने 3 दिन कनाई से फंकी कुटवाई और पुड़िया बंधवा कर जरूरतमंदों को दिया। 27वें दिन बीतते न बीतते चौगांव की स्त्रियां खुद कहने लगती, बहुरिया औषधि बनाकर रख लेना पहले से ही। कनाई से कहना 3 दिन कहीं जाए नहीं। ये लोग मुझसे नहीं, अपनी ज़रूरतों से प्रेम करते हैं। मैं अपनी असलियत भूल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे प्रेम की आदत पड़ रही है। एक दिन ये सब कुछ छिन जाएगा। कनाई, चौगांव, सबके प्रेम के बिना, सबकी घिन के साथ अगर मुझे जिंदा रहना पड़ेगा तो कैसे? संध्या की झपकी उचट जाती। वह बदहवास सी चौगांव के बाकी किसानों की डालियों पर भी पाल बांधने लगती। चौगांव के लिए, कनाई के लिए, अपनी सास के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए स्वस्थ रखने की दवाएं तैयार करने लगती। चौगांव के लोग अगली सुबह अपनी पाल बंधी डालियां देखते तो कहते, संध्या बिटिया के कारण यहाँ की हवा बदल रही है।
दूसरा कहता वो बंधे भी है, कुंवारेपन से उसके लक्षण देवियों जैसे हैं। तीसरा कहता हम अपनी तकलीफ के लिए मुंह खोलते हैं कि आगे बीमारी का लक्षण वो खुदे बताने लगती है। अगला कहता एक रात मैं उसके पास धावता हुआ गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे बाबूजी के दिल में जो दर्द हो रहा था उसकी औषधि लिए वो पहले से खड़ी है। हाँ, मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। दरअसल चरी काटने, पाल बांधने, बेर तोड़ने, लकड़ी बटोरने, नदी नहाई स्त्रियों से संझा गांव जवार का एक एक सुख दुख बतियाती रहती थी। हारी बीमारी की चर्चा जरूर करती थी। इसे संझा को अंदाजा लग जाता था कि किसकी बीमारी रात के एकांत में हमलावर हो जाएगी। उसकी औषधि की जड़ी पत्तियां वह कूट छान कर पहले से ही रख लेती थी। कुछ और बीमारियां भी थीं जिनकी दवा लेने वाले रात में आते थे। मैं बसुकी। हम आपको बिन देखे पहचानते हैं बसुकी। आप मेरी तकलीफ के बारे में कैसे जानती हैं संझा दीदी? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो बसुकी। गांव की स्त्रियां तुम्हारी चुगली कर रही थीं, कह रही थी कि बसुकी संझा बनना चाहती है। 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकली। यह सुनकर मैंने तुम्हें बुलवाया बसुकी। तुमको इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। दीदी कनाई से मत कहिएगा। नहीं नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा जाएगा। ये मेरी साड़ी पहन लो, ये जड़ी खा लो और मेरे साथ सोन नदी के किनारे चलो। बसुकी के देह से खंड खंड कट कट कर बहता रहा, निकलता रहा। संझा उस पर मिट्टी डालती रही और उस पर पानी डालती रही। उजाला होने से पहले बसुकी को सहारा देकर उसके घर के दरवाजे तक छोड़ आई। 7 दिन की औषधि खत्म होने के बाद बसुकी रातों को संझा और कनाई से मिलने आने लगी। संझा उन दोनों को मचान पर छोड़कर बहाने से उतर जाती और चारों ओर पहरा देती। भादों का महीना लग गया था। पीले बेर फटने लगे थे। बेर की अपनी आधी डालियां भूरी और लाख से लदी डालियां लाल हो चुकी थीं। लंबे लंबे बांस से गुलेल बनाकर लाख की डालियों को टिकाया जाने लगा था। लाख की लाली और पानी के बादलों के कारण जंगल दिन में भी शाम की तरह लाल सांवला रहने लगा था। कास छाती तक चढ़ाया था और गोजर बिच्छुओं का मन बढ़ गया था। हर साल भादों के कृष्ण पक्ष में ललिता महाराज कृष्ण लीला करवाते थे। इस बार संझा के कारण घर में धन था। देश देश से सखी और भक्तजन आए थे। चौगांव से भी 2 लोगों ने ललिता महाराज से मंत्र ले लिया था। दिन भर कीर्तन चलता, कई बार प्रसाद बंटता। दिन भर सखी लोग सोती थीं। शाम से संझा, उसकी सास और चौगांव की कई स्त्रियां सखी लोगों की सेवा करके पुण्य बटोरती। 8 सखियों को चिरौंजी का उबटन मला जाता, कुएं की जगत पर बैठाकर नहलाया जाता। लाल रंग की, पीले रंग की पुड़िया से रंगे बाडी, पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज, महावर, चूड़ी, बिंदी चढ़ाव पर जाता। चौगांव के बच्चे भीड़ लगाकर उन्हें देखने और गरीब गुरबा उनका जूठन खाकर अपना जन्म धन्य करने के लिए बैठे रहते। शाम से कृष्ण लीला होती। रात्रि से दूसरे पहर तक सखी लोग भक्ति भाव में नाचती गाती, रास लीला करती। तीसरे पहर मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता। बंद कपाट के पीछे प्रकृति और पुरुष का निरंतर चिरंतन नृत्य होता, जिसमें सिर्फ सखी लोग शामिल होती। नित्य लीला अगर कोई भूल से भी देख ले तो वो अंधा हो जाएगा, ये बात फैला दी गई थी। संझा की सास ललिता महाराज और सखी लोगों के कपड़े धोते हुए पिछले 4 दिनों की तरह आज भी उल्टी कर रही थीं। संझा उन्हें काम से मना करते हुए उनके हाथ से कपड़े छीनने गई। वो देखने लगी कि गेरुए कपड़ों पर नाक बहने जैसा कुछ लगा है। उसी समय देवथान पठार के नीचे समतल जगह पर हल्ला उठा। ललिता महाराज, कनाई को बाहर निकालो, यह हमारी बहन बेटियों को खराब कर रहा है। नीचे समूचा चौगांव गांव इकट्ठा था। ललिता महाराज नींद से उठकर बाहर निकले। हाथ के इशारे से शांत हो जाने को कहा, लेकिन बाहर निकालो कनाई को, हम उसे हमेशा हमेशा के लिए ठंडा करने आए हैं। बहुत गर्मी चढ़ी है साले को। आप कनाई को हमें सौंपिए ललिता महाराज। ये बसुकी के भाई थे, जिसमें पहवारी सबसे आगे था। कनाई ने ऐसा क्या किया है? ललिता महाराज पूछ रहे थे। उसने हमारी बसुकी को, कहते हुए जीभ कट रही है, गर्भ ठहरा दिया है। कनाई?
कन्हैया हमारे जैसे धर्मी के साथ रहकर भी छिनार की औलाद ही निकला। आप लोग निश्चिंत रहिए, ललिता महाराज के दरबार में आए हैं, न्याय होगा। मैं कनाई को आप सबको सौंपता हूँ। कनाई बाहर निकल। संझा की सांस चौगांव देवता से गुहार लगाती हुई जमीन पर लौटने लगी। दरवाजे की ओट में खड़ी संझा समझ नहीं पा रही थी कि वो कनाई को कैसे बचाए। भीड़ के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बसुकी के बारे में सबको बता दे। नहीं नहीं, बेचारी कितने लोगों के साथ बदनाम होगी। सुनो कनाई, तुम कह दो, आज सब बता दो, पंच लोग आज ही बसुकी से तुम्हारा ब्याह कर दें। संझा ने किवाड़ की ओट से कनाई से कहा, नहीं नहीं, बसुकी के भाई लाठी के हुरे से मेरा कपार फोड़ डालेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। कन्हैया, मैं तुझे लेने आऊं या तू खुद नीचे उतर रहा है? ललिता महाराज चिल्ला रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया ललिता महाराज, चौगांव के लोगों, मैंने कुछ नहीं किया। कनाई ने देख लिया कि पहवारी उसे दिखाकर अपनी लाठी से जैसे मिट्टी को धान की तरह कूट रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। तूने ही किया है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं नपुंसक हूं। झूठे हो तुम। संझा जैसी ताकतवर औरत को तुम संभाल न पाते, वो कब का तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ बैठ गई होती। ललिता महाराज, इसे पहाड़ी से ढकेलिए, हमें सौंपिए, आज सारा गांव सबक सीखेगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए और रुकिए, आप लोग रुकिए। संझा इसलिए मुझे छोड़कर नहीं गई, इसलिए मुझे छोड़कर नहीं गई कि वो हिजड़ा है। एक दिन विशेषर चाचा को नींद के लिए पोस्ता दाना देने से पहले इसने खुद चख लिया था। उस रात मेरी जानकारी में ये पहली बार सो गई थी। इसकी साड़ी इसके सिर पर चढ़ गई थी और इसका पल्लू हट गया था। तब मैंने देखा था संझा का ऊपर बेर है और नीचे बेर का कांटा। मुझको तो उसकी चाल और आवाज के कारण विदाई के दिन से ही सुबह था। आदमियों से भी ज्यादा ताकत है उसके, तभी तो हमसे बढ़कर काम कर लेती है, एक गांव वाले ने कहा। उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसने पूरे चौगांव को औषधि देकर कई कई दिन तक खिलाया पिलाया है। तीसरा, वो हम सबको अपने जैसा बनाना चाहती थी, इसलिए हम सबको अशुद्ध कर रही थी। अगला, वो 30 साल से हमारे बीच रहकर हम सबको धोखा दे रही थी। अगला, उसने चौगांव की माटी को, वन को, नदी को, इसको उसको सबको मैला किया है। उसने मेरे देवथान को अपवित्र किया है। इसको नग्न करके इसका बाल मोड़ दो, मुंह पर कालिख पोत कर पूरे चौगांव में मारते हुए घुमाओ। उसके बाद उन लोगों को खबर कर दो कि आकर इसे ले जाएं। राधे राधे। पूरे चौगांव को शुद्ध करने के लिए जाप बैठाना पड़ेगा। सखी लोगों के रुकने की अवधि बढ़ानी पड़ेगी। राधे राधे। बसुकी के भाई संझा के केश पकड़कर उसे घसीटते हुए नीचे ले आ रहे थे। कंकड़ और बेर के यहाँ वहां बिखरे कांटों पर रगड़ती संझा कहना चाहती थी, चौगांव देवा रक्षा करो, रक्षा करो। लेकिन उसके मुंह से निकला, बाऊदी बाऊदी, ये लोग आपकी संझा को मार रहे हैं। संझा की डेकरती हुई आवाज पहाड़ियों से टकराती हुई वैद्य जी तक पहुंचती, उसके पहले ही बूढ़ा बाप बेचैन होकर हांफता हुआ संझा के ससुराल की दिशा में दौड़ चुका था। चौगांव के लोगों में संझा को नंगा करने की होड़ मची थी। उसकी माँ की सफेद धोती हवा में छोटे छोटे टुकड़ों में उछल रही थी। चौगांव के जवान मर्द उत्तेजना में चिल्ला रहे थे, देखे देखे हिजड़े का कैसा होता है। संझा सैकड़ों चोट करती हथेलियों के बीच जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें माँ की चिंदी चिंदी उड़ती साड़ी देख रही थी अपनी स्मृति में, लेकिन वह मरी हुई माँ की बाह पर सोई थी। बाबा से ससुराल के लिए विदा ले रही थी। उसके कान में कनाई के संझा संझा कहकर रोने, ललिता महाराज के इसके खून से देवथान धुलेगा तब पवित्र होगा, ये कहने और लोगों के हंसने की आवाज पड़ रही थी।
लेकिन दिल और दिमाग को साफ तौर पर सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, संझा मेरी गुड़िया, तुम्हारे जन्म के बाद मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के सिवाय कोई काम नहीं किया। हमारे प्रेम को हारने मत देना बेटी। अपने ऊपर झुके पांवों की दरार से संझा को बाउदी की खुली हथेलियां दिखाई दी। उसने सोचा, जिस सच्चाई को छिपने के लिए 30 साल मैं और मेरा बूढ़ा बाप हर पल डरते रहे, उस सच्चाई के खुलने का ही तो डर था। खुल गई, अब कैसा डर, अब कोई डर नहीं। संझा ने पीठ के नीचे दबी नुकीली कांटों वाली वह शाख निकाल ली जो अब तक उसे धंस रही थी। उसने पूरी ताकत से बेर की वह कांटों और फल लगी डाल को लहराया। आधी भीड़ चीखती हुई पीछे हट गई। सुनो चौगांव के बासिंदों, संझा की फटी आवाज तरंगों से कंकड़ की तरह भर भरा कर लुढ़कने लगी। पहाड़ी पर खड़ी संझा को देखकर चौगांव जड़ हो गया था। संझा के बदन पर सिर्फ लंगोट बची थी। अगरबत्ती के धुएं जैसी त्वचा पर जगह जगह कांटे और कंकड़ धंसे थे। कई जगह से रक्त की पतली पतली धार बह रही थी, जिस पर लतर पत्तियां चिपके थे। माथे का सिंदूर आधे गाल पर फैला था। उसके हाथ में बेर की फल कांटेदार डाल थी। वह अच्छा करने पर फल और बुरा करने पर कांटे देने वाली दिखाई दे रही थी। सभी देख रहे थे कि रक्त की धारियों को पोंछ दिया जाए तो चौगांव देवा की मूर्ति बिल्कुल ऐसी ही थी। हवा को काटती संझा की भीगी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे बहुत सारे जल पंछी एक साथ पंख फड़फड़ा कर उड़े हों, 1 पर 100। तुम सब मर्द हो और मैं हिजड़ा हूं। ये कनाई जो अपनी प्रेमिका की थुम भी नहीं बन सकता, ये मर्द है और मैं हिजड़ा हूं। वो बसुकी का चचेरा भाई जो उसके साथ रोज जबरदस्ती करता था, जिसे डर था कि बसुकी कनाई के साथ भाग न जाए, वो बड़ा मर्द है। मैं गर्भपात की औषधि लेकर ना बैठूं तो तुम मर्दों के मारे चौबासे की लड़कियों को नदी में कूदने के सिवाय रास्ता क्या है? तुम सबों की मर्दानगी और जनानगी के किस्से नाम ले लेकर सुनाऊं क्या? उस रात जब मैं सुमंती के 3 बच्चों को दवा देने गई थी, सुमंती ने ही अपने 3 बच्चों को जहर दिया था, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। 19 साल की कुनाकी जिसने झंझट खत्म करने के लिए अपना गर्भाशय निकलवा दिया। उसका आदमी खुद उसे लेकर कस्बों के साहबों के पास जाता था। जब खून नहीं रुक रहा था तब रोती हुई मेरे पास आई थी। चौगांव के एक एक आदमी की जन्म कुंडली है मेरे पास। ना मैं तुम्हारे जैसी मर्द हूं और न तुम्हारे जैसी औरत हूं। मैं वो हूं जिसमें मर्द की मर्दानगी और औरत का औरतपन होता है। तुम मुझे मारना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैं एक जरूरत बन चुकी हूं। सारे चौगांव की ही नहीं, आसपास के सारे इलाके की। एक मैं ही हूं जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हूं। अपनी औषधियों में अमृत का सिफत मैंने तप करके हासिल किया है, तप करके। मैं जहां जाऊंगी मेरी इज्जत होगी। तुम लोग अपनी सोचो, तो मैं चौगांव से निकलूं या तुम लोग मुझे खुद बाउदी की गद्दी तक ले चलोगे। ब्रैकेट और आखिरी 2 लाइनें। मैं अब तक भाग्य था, लेकिन किसी मजबूर पर ताकत आजमाने वाला और किसी मजबूत की ताल से दुबका हुआ मैं भाग्य सबसे बड़ा हिजड़ा हूं।